थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स। अगर थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स हाई है तो कंपटीशन हाई होगा, दैट मीन्स लो प्राइसेस एंड लो प्रॉफिट्स। क्योंकि कोई भी कंपनी है वो अगर मार्केट में एंटर होती है तो आपके साथ compete करेगी मार्केट शेयर लेने के लिए, और जो आपके साथ compete करेगी मार्केट शेयर लेने के लिए तो वो अपनी प्राइसेस को लोअर डाउन करेंगी, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगी कि उनकी सेल बढ़े और उनका मार्केट शेयर हो। तो आपको फिर उनके साथ compete करने के लिए फर्दर अपनी प्राइसेस को भी लो करना पड़ेगा मार्केट शेयर को सस्टेन करने के लिए। तो जब मार्केट में एंट्रेंट्स का थ्रेट हाई होगा तो कंपटीशन थ्रेट भी हाई होगा। जब कंपटीशन थ्रेट हाई होगा तो प्राइसेस लो होंगी, मींस प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी। तो इसके कुछ हैं फैक्टर्स कि ये सिग्निफिकेंस जो है वो थ्रेट की किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। वो ये भी होता है कि कितना डिफ़िकल्ट है किसी भी कंपैटिटर के लिए मार्केट में एंटर होना। जितना उसके लिए मार्केट में एंटर होना डिफ़िकल्ट होगा उतना ही थ्रेट जो है वो किसी भी न्यू एंट्रेंट का वो कम होगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का थ्रेट कम होगा। तो जब हम थ्रेट्स को रिव्यू कर रहे होंगे कि थ्रेट क्या है पोटेंशियल एंट्रेंट का किसी भी मार्केट में, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि जो बैरियर्स हैं एंट्री की वो लो हैं या बैरियर्स एंट्री की हाई हैं। अगर एंट्री की बैरियर्स लो हैं तो कोई भी कंपनी है वो इस मार्केट में एंटर हो सकती है, मार्केट शेयर ले सकती है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो सकता है और प्रॉफिट्स आपके फॉल कर सकते हैं। और अगर बैरियर टू एंट्री हाई है तो किसी न्यू एंट्रेंट का एंटर होना डिफ़िकल्ट होगा और फिर आपकी जो प्राइस वो और कंपटीशन नहीं होगा या कम होगा, जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा हिट नहीं करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि जो कि बैरियर्स टू एंट्री है वो हाई हैं या लो हैं। तो हम लोग उन फैक्टर्स को देख लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये फोरकास्ट किया जा सकता है कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में मार्केट में बैरियर्स टू एंट्री हाई हैं या लो हैं। वो है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अगर तो एक कंपनी जो कि ऑपरेट कर रही है या जो एक न्यू कंपनी मार्केट में एंटर होना चाह रही है वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल प्रोड्यूस कर सकती है। लाइक वो बल्क में परचेज़ करके अपनी जो है कॉस्ट को रिड्यूस करके लोअर प्राइसेस पे सेल कर सकती है, जो कि एक न्यू एंट्रेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को अफोर्ड करना, कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे और अपनी प्राइसेस को लो करे और मार्केट में एंटर होने के बाद लो प्राइसेस पर सेल करे लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक इंडस्ट्री के पास है तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ये एक बैरियर टू एंट्री हो सकता है किसी भी न्यू इन्वेस्टर के लिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, अगर न्यू मार्केट में एंटर होने के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट एसेट्स में रिक्वायर्ड है तो ये एक बैरियर टू एंट्री होगी। ये जो है ये बैरियर टू एंट्री होगी और ये डेटर करेगी फर्म्स को फ्रॉम एंट्री द मार्केट व्हेन दे डू नॉट वांट द इन्वेस्टमेंट रिस्क, कि उन इंडस्ट्रीज़ को एंटर होने के लिए ये बैरियर होगी जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं लेना चाह रहे। फिर एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, ये भी देखना पड़ेगा कि जो न्यू एंटर जो कि नई इंडस्ट्री मार्केट में एंटर हो रही है क्या उसकी एक्सेस है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक, या कि यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स हैं, चैनल्स हैं जो कि ऑलरेडी जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो उनके लिए ऑक्यूपाइड है और उनको एक्सेस करना या ओवरकम करना उनके लिए मुश्किल है। जो नेक्स्ट बैरियर है वो टाइम टू बिकम एस्टैब्लिश है। इन इंडस्ट्रीज वेयर कस्टमर्स अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ब्रांडिंग सच एज द फैशन इंडस्ट्री, इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर अ न्यू एंट्रेंट टू बिकम वेल एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट। इट्स ऑब्वियस फ्रॉम हेयर दैट जब लोग ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं उसको इम्पोर्टेंस देते हैं तो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री है लोगों का उस पर ट्रस्ट है, लोग उसको वैल्यू करते हैं, तो कोई भी नया आने वाला जो ब्रांड है या कोई भी पर्सन न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, न्यू ब्रांड इंट्रोड्यूस करवा रहा है, लोगों का उस पर ट्रस्ट आने में टाइम लगेगा। तो जब ये टाइम लगेगा तो ये कॉस्ट ऑफ एंट्री उनको बियर करनी पड़ेगी जो कि उनके लिए हाई होगी। तो ये इस चीज़ में बैरियर क्रिएट करेगी किसी भी न्यू एंट्रेंट के लिए
मार्केट में जो इस्टेब्लिश होने को उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। नाउ हाउ जो है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्वायर की जाती है किसी भी इंडस्ट्री या मार्केट के लिए। अगर एक बहुत स्पेशलाइज्ड मार्केट है, उसमें कोई भी एंटर होने से पहले इस चीज़ को कंसीडर करेगा कि क्या उनके पास रिक्वायर्ड स्किल, नाउ हाउ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि उस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, क्रिटिकल कंपीटेंस उनके पास है। अगर तो वो इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें नाउ हाउ हायर लेवल का चाहिए, क्रिटिकल कंपीटेंस चाहिए, तो वो बैरियर टू एंट्री परफॉर्म करेगा। स्विचिंग कॉस्ट, अगर तो सप्लायर्स की स्विचिंग कॉस्ट हाई है तो ये भी एक हाई बैरियर टू एंट्री है। तो ये मार्केट के एनालिसिस में इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा कि स्विचिंग कॉस्ट हाई है या लो है फॉर द सप्लायर्स। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, अगर वो डिफ़िकल्ट हूँ तो बैरियर टू एंट्रीज हाई हो जाएंगी। अगर रेगुलेशंस इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई भी उस मार्केट में एंटर हो सकता है, तो ये लो बैरियर्स टू एंट्री में आएगा। इसकी एग्जांपल ये है, लाइक हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि किसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करने के लिए उनको लाइसेंस रिक्वायर्ड है और हाँ जी, और उनको लाइसेंस रिक्वायर्ड है और उसके लिए आपको रजिस्टर होना पड़ता है या आपको स्पेसिफिक स्किल नीडेड है, तो इट विल एक्ट एज बैरियर्स टू एंट्री। सो हमने जो पोटेंशियल थ्रेट देखा है एंड न्यू एंट्रेंट्स का, उसका हम लोगों ने उसके फैक्टर्स को कंसीडर किया है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यू एंट्रेंट्स की एंट्री है उसके लिए वो हाई बैरियर्स या लो बैरियर। अगर तो बैरियर्स हाई हैं एंट्री के लिए तो न्यू एंट्रेंट्स की जो थ्रेट है वो लो होगा। अगर बैरियर्स लो हैं न्यू एंट्रेंट्स के लिए तो वो थ्रेट उतना ही हाई हो जाएगा, और जब थ्रेट हाई होगा तो कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, और कंपटीशन एक मार्केट में जब इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज कंपटीशन मीन्स लो प्राइसेस, लो प्रॉफिटेबिलिटी। सो नेक्स्ट फैक्टर इन 5 फोर्स मॉडल इज़ थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। जी, अगर तो थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हाई है तो कंपटीशन मार्केट में हाई है, और कंपटीशन मार्केट में हाई है तो लो प्रॉफिटेबिलिटी, लो प्रॉफिट्स। तो इस चीज़ को कंसीडर करना होगा कि क्या जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल है सेम क्वालिटी पर, जो कि कस्टमर्स को इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर द कस्टमर्स टू यूज़ दैट प्रोडक्ट और इट्स सब्स्टिट्यूट। अगर ये अवेलेबिलिटी है तो फिर मार्केट में कंपटीशन भी हाई होगा जो कि लो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा इंडस्ट्री को। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स क्या हैं। वो एग्जांपल्स ये हैं, लाइक अगर डोमेस्टिक हीटिंग सिस्टम है इन कोल्ड क्लाइमेट तो कंज्यूमर माइट स्विच बिटवीन गैस फायर्ड, ऑयल फायर्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी फायर्ड हीटिंग सिस्टम्स। Transport, customers might switch between air, rail and road transport services. Food and drink products, consumers might switch between similar products such as coffee and tea. So if the substitutes are easily available, then there is a high competition in a market. So the next one is bargaining power ऑफ अ सप्लायर। अगर बारगेनिंग पावर एक सप्लायर की स्ट्रॉन्ग है तो जो मार्केट में कंपटीशन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। ये किस सेंस में बात की जा रही है कि जो मार्केट में कंपटीशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर एक सप्लायर इस पावर में है, वो एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल को पोजेस कर रहा है जो कि अदर्स सप्लायर्स या तो इजीली अवेलेबल नहीं है या उस क्वालिटी का अवेलेबल नहीं है, तो ये सप्लायर्स अपनी पावर की पोजीशन में है जो कि बारगेनिंग पावर है उनके पास, वो अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस को सेट कर सकते हैं। जब एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में सप्लायर्स के पास पावर्स होंगी और वो प्राइसेस रॉ मटेरियल्स की अपनी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता है। और स्पेसिफिकली जब हम उस कॉस्ट को आगे कस्टमर्स तक ट्रांसफ़र ना कर सके, और अगर ट्रांसफ़र करें तो वो हमें लो प्रॉफिटेबिलिटी दे या लॉसेस में ले जाए, तो फिर मार्केट कंपटीशन हाई है, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी से कम हो जाएगी और हमारे लिए ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा।
इसलिए बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स को कंसिडर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। When there are only a small number of suppliers to the market, when there are no substitutes for the products that are supplied, when the products of a supplier are differentiated and so distinctly better or more suitable than the products of a rival supplier. When the supplier's product is an important component in the end products that are made with it, when the industry supplied is not an important customer for the suppliers, when the suppliers could easily integrate forward and enter the market as competitor of their existing customers. So the next point in 5-force model is bargaining power of customers. कस्टमर की बार्गेनिंग पावर, जी जब कस्टमर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो ये हमारा कंपटीशन इंक्रीज़ होगा और प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होगी। बायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होने से बायर इस पोजीशन में होगा कि वो अपनी प्राइसेस प्रेशर डालेगा कि प्राइसेस जो हैं वो प्रोडक्ट्स की कम की जाएं, या उसकी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो उसकी विल के अकॉर्डिंगली हो। वो अपने बाय करने की कंडीशंस इंपोज करेगा। जब वो कंडीशंस इंपोज करेगा और लो प्राइस पर प्रोडक्ट्स को ख़रीदेगा या लो प्राइस पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिमांड करेगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। और जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ही कम है तो उस मार्केट में ऑपरेट करना कंपनी के लिए एट लॉसेस और लो प्रॉफिटेबिलिटी इट विल बी डिफ़िकल्ट। और कस्टमर की जो बार्गेनिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? अगर तो कस्टमर बल्क में परचेज़ कर रहा है और उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है और जो कि प्रोडक्ट्स है वो राइवल सप्लायर्स के पास सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अगर वो हम लोग उसको लो प्राइस पर सेल नहीं करते तो वो अदर सप्लायर के पास इजीली स्विच हो सकता है। उसकी स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो है स्विच करने की। जब कॉस्ट ऑफ परचेज जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन हो बायर्स टोटल कॉस्ट का, व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द बायर लो, जब बायर के प्रॉफिट्स लो हों, when the buyer's product is not affected significantly by the quality of the goods that it buys। एक बायर है जब उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी से उसकी प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट नहीं हो रहा तो वो किसी से भी परचेज़ कर सकता है। तो वो इसका थ्रेट क्रिएट कर सकता है सप्लायर के लिए कि अगर आप मुझे इस प्राइस पर सेल या स्पेसिफिकेशन पर सेल नहीं करोगे तो मैं ये प्रोडक्ट किसी और सेलर से परचेज़ कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट वन इज़ कंपेटिटिव राइवलरी। अगर एक मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का कंपटीशन है, एग्जिस्टिंग जो हैं कंपनीज़ हैं, तो ये भी प्राइसेस को प्रेशर डालती हैं कंपनीज़ पर कि वो अपनी प्राइसेस को लो करें। और जब कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है तो हर कंपनी अपनी क्वालिटी को बेटर करने की और कॉस्ट को रिड्यूस करके प्राइसेस को लो करने का ट्राई करती है कि वो अपनी प्राइसेस को लो करे और उसका मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अगर सेल हो रही हैं तो कस्टमर उसी प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा जो कि उसको लो प्राइस पर सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल रही है। और जब राइवलरी हाई होगी, कंपटीशन हाई होगा तो मार्केट में प्राइस वार होगी जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो ये किन रीज़न की वजह से हो सकता है? तो ये है कि व्हेन राइवल फर्म्स आर रफली द सेम साइज एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, व्हेन देयर आर मैनी कंपेटिटर्स, व्हेन देयर इज़ ओनली स्लो ग्रोथ इन सेल्स डिमांड इन द मार्केट, when the products of a rival firms are largely the same, when fixed costs in the industry are high so that firms still make some contribution to the profit even when they cut prices। तो ये इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा जो कि पोर्टर के 5-force मॉडल में है कि ये चीज़ें मार्केट में कंपटीशन को इंक्रीज़ करेंगी। एक जो एग्जिस्टिंग है वो इस जो 5 फोर्सेस का एनालिसिस करके अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को असेस कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बना सकता है मार्केट में कम्पीट करने के लिए। और जो न्यू एंट्रेंट है वो इस चीज़ को कंसीडर कर सकता है कि वेदर उसे इस इंडस्ट्री में एंटर होना चाहिए, उसके लिए बेनिफिट है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। वो जब ये सारे एनालिसिस करेगा तो उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में होगा कि वेदर एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।